नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। कल हमने 1857 की क्रांति का आरंभ और प्रसार का की कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं पढ़ी थी। उसमें हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जगहें थी क्रांति से संबंधित, उन सभी जगहों को देखा था। उनमें क्रांति की प्रगति किस प्रकार से हुई थी, उन सब घटनाओं को अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति और जो अन्य भारतीय क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से इसकी प्रगति हुई, किस प्रकार से इसकी घटनाएं घटित हुई, इन सब पर अपन एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हमने कल लखनऊ छोड़ दिया था, बड़े बड़े जो अपने क्षेत्रों हैं जहां पे क्रांतियां हुई है, लखनऊ, रुहेलखंड, फैजाबाद और जगदीशपुर, ये 4 स्थान अपन ने छोड़ दिए थे। और कुछ स्थानों पर जहां पे छोटी मोटी क्रांति की घटनाएं हुई थी किसी छोटे लीडर्स के नेतृत्व में, तो उन चीजों को भी अपन आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं लखनऊ से। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति हुई थी। मैंने आपको बताया था झांसी में भी कब हुई है, 4 जून को ही। लखनऊ में भी कब हुई है, 4 जून को। ठीक है, तो 4 जून 1857 लखनऊ में जो है क्रांति शुरू होती है। किसके नेतृत्व में? तो उस समय लखनऊ की महारानी हुआ करती थी बेगम हजरत महल। कौन हुआ करती थी? बेगम हजरत महल। और मैंने आपको बताया था कि लखनऊ का विलय हुआ था कुशासन के आधार पर। तो कुशासन के आधार पर लगभग लखनऊ का जब विलय हो जाता है डलहौजी की नीतियों के तहत, ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर शासक हुआ करता था उस समय वाजिद अली शाह। कौन हुआ करता था? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को जो है अपदस्थ कर दिया जाता है। तो उसकी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, जिसको महक परी कहते हैं, ठीक है, महल परी मैंने कल बताया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं, और महक परी किसको बोलते हैं? बेगम हजरत महल को। ठीक है, तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक जो है अपने क्रांति की जाती है। अब अवध वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र अवध वाला क्षेत्र कहलाता है। उसकी राजधानी जो है यूपी में पड़ता है। राजधानी अपने लखनऊ हुआ करती थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, वो अवध की राजधानी हुआ करती थी। तो लखनऊ जो क्षेत्र है, ठीक है, तो लखनऊ लखनऊ क्षेत्र जो अवध वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अपन सैनिकों की पौधशाला। क्या बोलते हैं? सैनिकों की पौधशाला, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक सैनिक उत्पन्न किए जाते हैं पौधशाला में। ठीक है, तो सैनिकों की नर्सरी भी बोला जाता है, सैनिकों की पौधशाला भी बोला जाता है, क्योंकि क्रांति में अगर सबसे ज्यादा कहीं के सैनिक मरे हैं या सबसे ज्यादा कहीं के सैनिक सम्मिलित हुए हैं, तो वो कहां के हुए हैं? अवध के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अवध से जो है 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक जो है शामिल होंगे। और इसको इसीलिए अवध को क्या कहा जाता है? सैनिकों की पौधशाला। ठीक, अब यहां पर जो है क्रांति किस प्रकार से होती है? तो वहां पर बेगम हजरत महल हुआ करती थी। किसकी पत्नी? वाजिद अली शाह की पत्नी। अब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपना जो अल्पायु पुत्र हुआ करता था बिरजिस कादिर, क्या नाम था उसका? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को क्या है? नवाब घोषित कर देती है और खुद को संरक्षिका उसकी बना लेती है। तो बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके खुद को संरक्षिका बनाकर जो है ये क्रांति शुरू कर देती है। और क्रांति शुरू करते ही जो है यहाँ पे जो अवध के सैनिक हुए वो उत्तेजित हो गए काफी ज्यादा, और उत्तेजित होकर उन्होंने जो रेजिडेंसी थी, ठीक है, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंसी थी अवध में, तो उस रेजिडेंसी पर अटैक कर दिया। अब कुछ शासन के आधार पर विलय हो गया, तो रेजिडेंट ही वहां पर सर्वे सर्वा था, और उस रेजिडेंट की पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया गया था? अवध का चीफ कमिश्नर की पोस्ट। और उस समय चीफ कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात थे कौन? हेनरी लॉरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस उस समय चीफ कमिश्नर पोस्ट पर तैनात थे, इसलिए वो वहां की जो रेजिडेंसी है उसकी रक्षा करते हुए जो है हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना कि अवध का जो चीफ कमिश्नरेट हुआ करते थे उस समय, कौन? हेनरी लॉरेंस, वो जो है वहां पर रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, अब जब रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए खुद रेजिडेंसी का प्रमुख ही मारा गया, तो उसके बाद क्या होगा? तो वहां पर एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे उस समय, ब्रिगेडियर इंग्लिश। क्या नाम था? ब्रिगेडियर इंग्लिश। उन्होंने है वहां की रेजिडेंसी की रक्षा की है, तो ये ब्रिगेडियर इंग्लिश का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस तो मारा जाता है। हेनरी लॉरेंस के अलावा 2 और लोग अवध क्रांति में मारे जाते हैं। ठीक है, और एक का नाम है हैवलॉक, क्योंकि हैवलॉक और आउटड्रम जो है वो अटैक करेंगे ब्रिटिश नेतृत्व में, कि ब्रिटेन ने कहा कि अब अवध पूरी तरह से कब्जा हो गया, हेनरी लॉरेंस मारा गया, तो 2 जनों को भेजा जाएगा, हैवलॉक और आउटड्रम। तो हैवलॉक जो है वो भी लड़ता हुआ वहां पर मारा जाता है। ठीक है, तो हैवलॉक भी क्या करता है? लड़ता हुआ मारा जाता है, और आउटड्रम वापस अपनी रक्षा के लिए पीछे हट जाता है अवध से। ठीक है, तो आउटड्रम वापस भाग जाता है पीछे की साइड। ठीक है, और हैवलॉक जो है वहां पर रक्षा पंक्ति में मारा जाता है। और इसी के साथ हैवलॉक के साथ एक जनरल नील भी हुआ करते थे, तो जनरल नील भी मारे जाते हैं। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में जो है कौन कौन से अंग्रेजी कमांडर मारे जाते हैं, कौन कौन से अंग्रेजी सेनापति मारे जाते हैं? तो एक तो नाम आएगा हेनरी लॉरेंस का, हैवलॉक का और जनरल नील का। तो ये 3 लोग क्या है? मारे जाते हैं अवध में। ठीक है,
हेनरी लॉरेंस मर जाएगा तो ब्रिगेडियर इंग्लिश का काम अपनी कमान संभालेगा, किसकी, कमिश्नरेट की या चीफ कमिश्नर वाले जो एरिया है उस क्षेत्र की, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से जो है क्रांतिकारियों के अवध जो है कब्जे में नहीं आता है, और जब कब्जे में जितना क्षेत्र आता है तो उसकी जो रक्षा करने के लिए आएंगे हैवलॉक और अपने कैम्पबेल और जंग बहादुर। कौन आएंगे, कैम्पबेल और जंग बहादुर। कैम्पबेल मैंने कहा था कि जो प्रधान सेनापति हुआ करता था उस समय अंग्रेजों का, वो था कैम्पबेल, ठीक है। तो कैम्पबेल और जंग बहादुर गोरखा रेजिमेंट के साथ आएंगे और अवध में कत्लेआम मचाएंगे, ठीक है। अवध में कत्लेआम मचाया जाएगा और 21 मार्च 1858 में लगभग पूरा अवध जो है अपने कंट्रोल में कर लेंगे। कौन, अंग्रेज। कैम्पबेल और जंग बहादुर, जो गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहा था जंग बहादुर, ठीक है। तो ये दोनों आके कंट्रोल कर लेंगे और बेगम हजरत जो है वहां के वहीं से नेपाल की साइड चली जाएगी यहां से, ठीक है, अवध से। तो ये था अपना अवध वाला, जिसको लखनऊ क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं रुहेलखंड वाले क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांति हुई, है ना। रुहेलखंड और ये वाला जो क्षेत्र है अपना उत्तर प्रदेश और अपने मध्य प्रदेश की बाउंड्री वाला क्षेत्र, वो रुहेलखंड कहलाता है। तो रुहेलखंड और बरेली वाले क्षेत्र में किस तरीके से क्रांति हुई, तो उसमें उस समय रुहिला हाफिज रहमत खां हुआ करते थे, रुहेला सरदार, है ना। अंतिम रुहेला सरदार थे कौन, हाफिज रहमत खां। फिर उसके बाद रुहेला का पद खत्म कर दिया गया था, रुहेला सरदारों का पद, और रुहेला खां का पोता हुआ करता था उस समय बख्त खां। क्या नाम था उसका, बख्त खां। तो बख्त खां को जब मुगल सम्राट बादशाह घोषित कर दिया जाएगा, क्रांति शुरू हो जाएगी, तो रुहिला में जो रुहेला सरदार थे वो रहा करते थे उधर दिल्ली में। तो बख्त खां को बुलाकर क्या दे दिया जाता है, खान बहादुर खां की उपाधि दे दी जाती है, और उसको अपने रुहेला या रुहेलखंड या बरेली का जो है सूबेदार बना दिया जाता है। तो बहादुर शाह जफर द्वारा इसको सूबेदार घोषित कर दिया जाता है और उसकी उपाधि दे दी जाती है खान बहादुर खान की, ठीक है। तो ये दोनों उपाधियां देकर इसको कहां रवाना कर दिया जाता है, रुहेला क्षेत्र में, जिसको रुहेलखंड बोलते हैं, बरेली वाले एरिया में, ठीक है। वो बरेली जाता है, उस रुहेलखंड की राजधानी बरेली हुआ करती थी, बरेली जाता है, वहां का अपने आप को क्या घोषित कर दिया, सूबेदार, ठीक है। तो जाता है वहां पे और वहां से क्रांति करना शुरू कर देता है। जब क्रांति करना शुरू करेगा तो 2 जने आएंगे इसका विद्रोह दबाने के लिए, एक तो अपना कैम्पबेल जो खुद सेनापति है, और विंसेंट आयर, ठीक है। तो इनका नाम याद रख लेना, क्योंकि पूछते हैं कि अवध में दमन किसने किया है, बरेली में दमन किसने किया है, फैजाबाद में किसने दमन किया है, 1857 क्रांति का जगदीशपुर में किसने किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर कैम्पबेल और विंसेंट आयर जो है उसका विद्रोह का दमन करेंगे, और इसको अपने खान बहादुर खान, जिसको बख्त खान भी बोला जाता है, उसको पकड़कर क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो ये था अपना रुहेलखंड। फिर फैजाबाद में जो है मौलवी साहब हुआ करते थे उस समय, अहमदुल्ला। क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्ला। इसको सिकंदर शाह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिकंदर शाह। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, जिसे सिकंदर शाह भी बोला जाता है, वो जो है क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और वो अवध की बेगम हुआ करती थी, हजरत महल, मैंने बोला जिसको महकपरी बोला जाता है। जब ये निर्वासन में थी, है ना, निर्वासन में ये पहले सबसे पहले कहां पहुंची थी, शाहजहांपुर, ठीक है। शाहजहांपुर भी अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो शाहजहांपुर से नेपाल भगाने में जो है इनका भी योगदान माना जाता है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, अपने ध्यान रख लेना कि शाहजहांपुर प्रवास के दौरान बेगम हजरत महल की मदद करने वाले कौन से क्रांतिवीर थे, और उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया था, मौलवी अहमदुल्ला जो है वो जिहाद की घोषणा करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करने वाले कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। जीबी मालेसन इनको क्या बोलते हैं, सच्चा देशभक्त। ये फैक्ट भी याद रख लेना, ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। ये इनको क्या है, इन्होंने क्या किया था, जिहाद की घोषणा भी करी थी। ये फैक्ट लिखना भूल गया मैं, जिहाद की घोषणा अंग्रेजों के विरुद्ध किसने करी थी, इन्होंने की थी, ठीक है। तो जिहाद की घोषणा और सच्चा देशभक्त जीबी मालेसन ने कहा है, और इन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था उस समय, ठीक है। तो बहुत सबसे बड़ी रकम इन्हीं पे रखी गई थी उस समय, है ना। क्रांति के दौरान 50,000 की रकम किस पर रखी गई थी, मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट हो गया। फिर जनरल रेनार्ड हुआ करते थे, वो जनरल रेनार्ड वहां पे आएंगे और इसके विद्रोह का दमन करेंगे, मौलवी अहमदुल्ला के विद्रोह का। कौन, जनरल रेनार्ड, ठीक है। फिर पोवाया के जो राजा हुआ करते थे जगन्नाथ सिंह, उनकी गोली से इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जगन्नाथ सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश का ही कोई ठिकाना था पोवाया, और वहां के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने जो है गोली मारकर मौलवी अहमदुल्ला की हत्या कर दी थी। और ये जो था, ये क्रांति यहीं से खत्म हो जाती है। जून 1858 की बात है, ठीक है। मई मार्च में तो ये यहाँ से निकल ही जाते हैं, और जून में 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है फैजाबाद में, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन, तो जगदीशपुर में, जगदीशपुर अपने बिहार में पड़ता है, लेकिन जगदीशपुर अपने बिहार में नहीं पड़ता, उस समय आरा वेस्ट बंगाल में पड़ता था। कहां पड़ता है जगदीशपुर, आरा वेस्ट बंगाल में। और जो जगदीशपुर के उस समय जो
जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, तो जमींदार कौन हुआ करते थे? कुंवर सिंह हुआ करते थे, जगदीशपुर के जमींदार थे ये। वेस्ट बंगाल में, आरा में। और लेकिन ये विद्रोह कहां पे कर रहे हैं? पटना में। कहां कर रहे हैं? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है, और कुंवर सिंह को जो है बिहार का सिंह भी कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि बिहार का सिंह कौन कहलाता है? 1857 क्रांति में सिंह की तरह जो है इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए बिहार का सिंह कहलाता है अपना कुंवर सिंह, ध्यान रखना। और 26 अप्रैल 1858 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि और 12 जून से यहाँ पे क्रांति शुरू होती है, ध्यान रख लें। 12 जून 1857 से यहाँ क्रांति शुरू होती है, जो 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जगदीशपुर है। अब बहुत सारी और जगह पे छोटे छोटे क्रांतिकारी भी क्रांति कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे भारतीय क्षेत्र में फैली हुई थी, पूरे भारतीय महाद्वीप में फैली हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में और कहां कहां पर किस प्रकार से क्रांति हो रही थी? तो पंजाब में जो है नामधारी सिखों के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी। कौन थे? नामधारी सिखों के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध। अंबाला वाला क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, गुलाब सिंह के नेतृत्व में हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाब सिंह का नाम याद रख लेना, अंबाला से है ना। बुलंदशहर अपना यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद वालिदाद खां, है ना, जिसको मोहम्मद वालिद खां भी कहते हैं, है ना। वालिद खां या वालिदाद खां जो है बुलंदशहर में नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा मथुरा से जो है देवी सिंह, मेवात में सदरुद्दीन, अपन राजस्थान में भी पढ़ते हैं मेवात में जो क्रांति होती है उसको, और मेवात में सदरुद्दीन के नेतृत्व में क्रांति होती है। मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। अच्छा, बड़ौत, एक नाम याद रखना, बड़ौत भी अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। तो बड़ौत में जो है एक शाहमल हुआ करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं शाहमल। उन्होंने जो है किसानों के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति कर दी थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में किस शासक ने, है ना, शासक नहीं बोल सकते आप, लेकिन वो वहां के छोटे मोटे जमींदार थे, उन्होंने किसानों के नेतृत्व में बड़ौत क्षेत्र में जो है क्रांति कर दी थी, और इस वजह से जो ये क्षेत्र फेमस है। और 1857 क्रांति में आप पूरी क्रांति में देखोगे ना, तो सिर्फ एकमात्र अपवाद है। अपन देखेंगे कि क्रांति में किन किन ने भाग नहीं लिया, किसानों ने भाग नहीं लिया क्रांति में, लेकिन बड़ौत वाला अपवाद है। बड़ौत के शाहमल द्वारा जो है यहाँ पर क्रांति की गई है, और किसानों के नेतृत्व में ही क्रांति हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट अपवाद भी है ना। किसानों के नेतृत्व में क्रांति कहां हो रही है? बड़ौत में हो रही है, अपने शाहमल द्वारा। फिर गोरखपुर में गजोदर सिंह थे, है ना। बनारस में जब सिख सैनिक जाएंगे क्रांति को दबाने, तो बनारस में जो है सिख जो सैनिक है वो क्रांतिकारियों के पक्ष में झुक जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिख सैनिकों ने क्रांतिकारियों का सहयोग दिया है, वो क्षेत्र है बनारस। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, अब देखो दिल्ली पर कब्जा हो गया, पूरे लगभग उत्तर भारत पर कब्जा हो गया। ठीक है, तो उस समय इलाहाबाद को जो है कैनिंग ने आपातकालीन राजधानी बना दी थी। तो कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो भारत के कैनिंग एक तरीके से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि कौन हो गए? कैनिंग हो गए, गवर्नर जनरल के तौर पर भेजा जा रहा है। तो गवर्नर जनरल ने आपातकालीन हेडक्वार्टर उस समय बनाया था ना, आपातकालीन राजधानी अगर कोई कह दे तो आपातकालीन राजधानी भी जो है किसने बनाई थी? कैनिंग ने बनाई थी। कहा, किसको बनाई थी? इलाहाबाद को बनाई थी, है ना। तो ध्यान रख लेना, दिल्ली पे पूरी तरह से क्रांतिकारियों का कब्जा है, तो इलाहाबाद नामक राजधानी बना के कैनिंग जो है यहाँ से पूरा गवर्नेंस देख रहे थे, पूरे देश में किस प्रकार से क्रांति को दबाना, ये सारी चीजें कौन देख रहे थे? कैनिंग देख रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए अपन देखेंगे इलाहाबाद से क्रांति को दबाया जाएगा। इसी वजह से जो है कैम्पबेल खुद सेनापति होकर आसपास के क्षेत्रों में जो है खुद दबाने जा रहा है क्रांति, है ना। अपन ने देखा ना कैम्पबेल कहां कहां गया है। ठीक है, रुहेलखंड में भी जा रहा है ना, लखनऊ में भी जा रहा है, दिल्ली में तो गया ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट जगह पे, सारी महत्वपूर्ण जगहों पे कौन जा रहा है? कैम्पबेल जा रहा है खुद। ठीक है, फिर अपन ने देखा है संबलपुर अपने उड़ीसा में पड़ता है, उसमें जो है सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही दो व्यक्तियों द्वारा जो है ये क्रांति दबाने की कोशिश की जाती है। आसाम में कर्दपेश्वर को राजा बना दिया जाता है, मणिराम नाम के दीवान। वहां पर ईआईसी का रेजिमेंट हुआ करता था आसाम में। ठीक है, तो ईआईसी के रेजिमेंट को हटा दिया जाता है और कर्दपेश्वर को राजा बना दिया जाता है, और मणिराम खुद क्या बन जाता है? दीवान बन जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। फिर मंदसौर में जब क्रांति होती है, तो मंदसौर में शहजादा फिरोज जो दिल्ली से भाग के कहा आ गया था? मंदसौर आ गया था। ठीक है, अपन ने देखा था कि राजस्थान में भी अपन ने जब क्रांति बढ़ी थी, तो निम्बाहेड़ा वाले क्षेत्र में जो है इनको शरण देने की बात करी गई थी। किसको? शहजादे फिरोज को। ठीक है, तो जब 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर और उसकी फैमिली को मारा जा रहा था, उस समय ये भाग के कहा आ जाएगा? अपने इस वाले एरिया में आ जाएगा। तो मंदसौर में जाके इनको शरण मिलेगी, और मंदसौर से जो है इनको पकड़ लिया जाएगा शहजादा फिरोज को, और रंगून निर्वासन कर दिया जाएगा बहादुर शाह जफर के साथ। ठीक है, तो उनकी बेगम, बहादुर शाह जफर और शहजादा फिरोज, इन सबको कहां ले जाया जाएगा? रंगून में ले जाया जाएगा। ठीक है, फिर एक सतारा वाला क्षेत्र पड़ता है। सतारा वाले क्षेत्र में रंगोजी बापू नाम से व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है क्रांति को लीड किया है। ठीक है, तो रंगोजी बापू का नाम याद रखना सतारा से। और मैंने बताया था प्लानिंग में किन किन का महत्वपूर्ण हाथ है, तो उनमें भी अपने रंगोजी बापू का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर गोवा वाले क्षेत्र में
दीपूजी रागा। ठीक है, गोवा में कौन लीड कर रहा है? दीपूजी रागा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। गोलकुंडा में कौन लीड कर रहा है? चिंता भूपति। चिंता भूपति अपने गोलकुंडा वाले क्षेत्र में। हैदराबाद में 3 जने कर रहे हैं, सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे और मोहम्मद सैयद अलाउद्दीन, है ना, ये 3 नाम याद रख लेना। कौन? सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन, ये तीनों जो है हैदराबाद में क्रांति को लीड दे रहे हैं। फिर यहाँ पर अपने तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखेंगे तो कोयम्बटूर में कौन कर रहा है? मुलबागल स्वामी। कौन? मुलबागल स्वामी कौन कर रहे हैं? कोयम्बटूर में। और चिंगलपट्टू में कर रहे हैं अरुणागिरी कृष्णा। कौन? अरुणागिरी कृष्णा चिंगलपट्टू में। और मद्रास में कर रहे हैं गुलाम घोष और सुल्तान बख्श, है ना। मद्रास में कौन कर रहे हैं? पूरे मद्रास प्रांत में गुलाम घोष, ये वाला पूरा एरिया जो है मद्रास प्रांत के अंतर्गत आता था, और इसमें जो है क्रांति को लीड कर रहे हैं गुलाम घोष और सुल्तान बख्श। अब अपन देखेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहां पर बहुत कम क्षेत्र में जो है क्रांति हो रही है, ये कुछ छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं हो रही है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्रांति कम हो रही है। प्लस अगर अपन नॉर्थ वाले क्षेत्र को, उत्तरी वाले क्षेत्र को भी देखेंगे ना, तो कम क्रांति हो रही है। केवल मैदानी वाले उत्तर भारत में और अपना थोड़ा सा दक्कन के कुछ एरिया में यहीं पर क्रांति है। और बंबई में भी पूरी तरह से आप देखोगे ना, क्रांति नहीं है। जब भले ही पेशवा इसमें शामिल है, रंगोजी बापू इसमें शामिल है, लेकिन पूरी तरह से जो है दक्कन वाला एरिया भी खाली पड़ा हुआ है क्रांति से, है ना। तो अपन देखेंगे कि उत्तरी हिस्सा भारत का प्लस दक्कन वाला एरिया, बंबई वाला, ये इसको बोलते थे बंबई प्रांत, क्योंकि सतारा में क्रांति हो रही है। सतारा अपने थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वाला क्षेत्र है बंबई प्रांत, है ना। बंबई प्रांत में और मद्रास प्रांत में आपको कहीं भी, है ना, ज्यादा क्रांति के इवेंट नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इनसे। तो बंबई, मद्रास और उत्तरी वाले हिस्से में कोई किसी भी प्रकार से, है ना, क्रांति में आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखेगा नहीं। कारण क्योंकि अपेक्षाकृत शांत रहा, और इसमें जो है अधिकरण और जाप्ती कम हुई। मैंने आपको बताया था कल, इनाम कमीशन का नाम सुना होगा आपने, है ना, मैंने इनाम कमीशन के बारे में बताया था। तो इनाम कमीशन ने क्या किया था, बंबई का कुछ एरिया जो है छीन लिया जाता है हल्का हल्का, और अपने ये अपना जो अवध वाला एरिया है ना, अवध के तालुकेदारों से बहुत सारी जमीन छीन ली जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी जमीन और उनके तालुके छीन लिए जाते हैं अवध से, और कुछ जमींदारों को छीन लिया जाता है जमींदारों के एरिया, इनाम कमीशन द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनाम कमीशन द्वारा। तो जब इनके द्वारा ये छीन लिया गया एरिया, तो यहाँ के उत्तर भारत के बहुत सारे राजा और जमींदार जो है नाराज हो जाते हैं। लेकिन दक्षिण में, है ना, इस प्रकार से जो है ज्यादा छीना झपटी नहीं हुई है, जाब्ती नहीं हुई है, अधिग्रहण कम हुआ है। आयोग बंबई से जरूर बना है, इनाम आयोग, लेकिन बंबई के किसी भी प्रांत में किसी भी जमींदार को ज्यादा परेशान नहीं किया गया है। कहां पे छीनी गई है? अवध के तालुकेदारों से जमीनें छीनी गई है। बंबई के भी कुछ एरिया छीने गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव इफेक्ट इसमें दिखता नहीं है। लेकिन इस वजह से जो है इनाम कमीशन जो है अधिग्रहण कर रहा है, कहां पे? नॉर्दर्न वाले एरिया में, उत्तरी वाले हिस्से में, और जाब्ती और अधिग्रहण हो रहा है। इस वजह से यहां पर ज्यादा विद्रोह दिखाई देंगे आपको, और यहां पर जो है दक्कन में, मद्रास में और अपने उत्तरी भारत में कम, उत्तरी प्रांतों में, ये उत्तरी प्रांत हो गया ना, इस वाले एरिया, पंजाब वाला एरिया, तो उत्तरी प्रांतों में आपको कम यहाँ पर क्रांति दिखाई देगी। उसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाब्ती और अधिग्रहण कम किया गया है ना। फिर अपन देखेंगे बाद में जब क्रांति हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मैंने कहा था अवध के जो तालुकेदारों से तालुके छीने गए थे, वो तालुके वापस लौटा दिए जाएंगे, और वो बाद में अंग्रेज समर्थक बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सारी जो क्रांति में लीडिंग भूमिका निभाई जा रही है, वो जमींदार और तालुकेदारों द्वारा निभाई जा रही है, और उन्हीं के द्वारा ये डिसाइड किया जा रहा है, ये तय किया जा रहा है कि कहां पे क्रांति होगी, कहां पे नहीं होगी। ये भी आप इसमें इवेंट्स में समझ पाओगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं केरल में मुल्ला सली, कौनजी सरकार और विजय कुदारत, है ना, ये 3 लोग इंपॉर्टेंट है। मुल्ला सली, कौनजी सरकार और विजय कुदारक। विजय कुदारक को कुंजी मामा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। ये जो लोग हैं, ये पूरी तरह से भारत में अगर क्रांति के बारे में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। और आप 2 इवेंट, ये भी 2 व्यक्तियों के नाम इसलिए भी याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पत्रकार अर्नाल्ड रसेल, है ना, अपने को बहुत सारे पत्रकार पूछे जाते हैं जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो वेबर कहां से संबंधित, किस आंदोलन से संबंधित था, है ना। तो एक नाम और याद रख लेना, अर्नाल्ड रसेल। तो अर्नाल्ड रसेल का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से है, क्योंकि उस समय ये 1857 की क्रांति के समय भारत में मौजूद एकमात्र पत्रकार था, यूरोपीय पत्रकार। कौन था? अर्नाल्ड रसेल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर एओ ह्यूम है। एओ ह्यूम उस समय जो है इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे। इटावा अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में इटावा पड़ता है, और इटावा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हुआ करते थे उस समय। कौन? अपने एओ ह्यूम, जो कांग्रेस का गठन करने वाले व्यक्ति थे, एओ ह्यूम। और वो जो है उन्होंने अपनी जान बचाई है भारतीय स्त्री की पोशाक पहनकर, ठीक है। तो 1857 में अपनी जान बचाने वाले इटावा के कलेक्टर कौन थे? एओ ह्यूम थे,
कैसे बचाई? भारतीय स्त्री की पोशाक पहन के, ठीक है। वही कांग्रेस के संस्थापक एओ, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना ये चीजें। और दूसरी बात है, अंग्रेज समर्थक राजा, इसमें ज्यादातर अंग्रेज समर्थक राजा थे। मैंने कल आपको बताया था ग्वालियर का सिंधिया खुद अंग्रेज समर्थक था, जबकि तात्या टोपे विरोध कर रहा था, और वो भी ग्वालियर का हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा कब्जा कर रखा था क्रांतिकारियों ने। फिर इंदौर का होलकर भी था, भोपाल के नवाब थे। पूरा राजपूताना में आप देखोगे ज्यादातर शासक क्या है? अंग्रेज समर्थक। फिर पटियाला, नाभा, जिंद, यहाँ के सिख शासक, पंजाब में पटियाला पड़ता है, नाभा पड़ता है, जिंद पड़ता है, यहाँ पे सिख शासक हुआ करते थे। वो सब किसके समर्थन में? अंग्रेजों के समर्थन में। इसीलिए जो आप देखोगे पटियाला महाराज अपने लगभग करोल धौलपुर वाले एरिया में आके जो है क्रांति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कौन? पटियाला नरेश आए थे, उन्होंने क्रांति शांति करी थी उस एरिया में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर भी जो सिख जा रहे हैं इलाहाबाद में जा रहे हैं, ठीक है। विभिन्न राजा, यहाँ के राजा बाहर जा जाके क्रांति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कश्मीर महाराजा है ना, और नेपाल के महाराणा, और बड़े सरदार बहुत सारे, और जमींदार, ये सब क्या है? क्रांति के अपने एक तरीके से विरोधी हैं, ठीक है। अंग्रेजों के समर्थक हैं सारे राजा, यानी कि बड़े सरदार और जमींदार ज्यादातर अंग्रेजों के समर्थन में। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जिसमें जाब्ती की गई, जिसमें अधिग्रहण किया गया, केवल उन्हीं क्षेत्रों के जमींदार जो है अंग्रेजों से नाराज है, अदरवाइज सब अपने अपने इंटरेस्ट लेके क्रांति का समर्थन कर रहे हैं। तो ध्यान रखो कि जमींदार, जो जहां जहां के जमींदार की जमीनें गई है ना, वहां के लोग ज्यादा शामिल है क्रांति में, है ना। अभी बंगाल से ज्यादा जमीनें नहीं गई, इसलिए बंगाल में शांत बैठे हुए, बंगाल में उस तरीके की क्रांति की ज्वाला सिर्फ सैनिक छावनियों में केंद्रित है। सामान्य लोगों में या जमींदारों में वो क्रांति की ज्वाला नहीं भड़केगी, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे ना, बंबई में भी कम ही लोग अपने जिम्मेदार है, मद्रास में भी कम ही लोग जो है क्रांति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वो इसी कारण हो रहे हैं। फिर कैनिंग का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह एक काम किया है, अन्यथा ये एक ही लहर में हमें बहा कर ले जाते। तो ये स्टेटमेंट फेमस है। कारण मैंने बता दिया आपको, पूरा मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो अब फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। लखनऊ 4 जून 1857 में क्रांति होती है। वहां की बेगम हुआ करती थी हजरत महल, उसी को महल, अब देखो महल से आप कंफ्यूज मत हो ना, महल मतलब झांसी की रानी, तो महल परी कौन होगी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये महल महक परी है, ठीक है, महल होते हुए महक परी है, ध्यान रखना। और ये वाजिद अली शाह की पत्नी हुआ करती थी। अवध में सैनिकों, अवध जो है उसको सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक कहां से प्राप्त हुए? अवध से प्राप्त हुए। बिरजिस कादिर नाम के अल्पायु पुत्र को नवाब घोषित करके खुद को संरक्षिता घोषित कर देगी, और उनके नेतृत्व में वहां पर जो है क्रांति शुरू हो जाती है। और क्रांति के तहत उन्होंने रेजिडेंसी, जो अवध की रेजिडेंसी थी, वहां पर अटैक करते हैं, और उस अटैक को सहन करते हुए हेनरी लॉरेंस, जो उस समय चीफ कमिश्नर हुआ करता था अवध का, वो मारा जाता है। उसकी जगह उसका जो स्थान है, ब्रिगेडियर इंग्लिश द्वारा उस रेजिडेंसी की रक्षा की जाती है। हेवलॉक और आउटड्रम के नेतृत्व में वापस वहां पे अटैक किया जाता है, हेवलॉक मारा जाता है, उसके साथ साथ एक जनरल नील भी मारा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। और 21 मार्च 1858 में कैंपबेल, जो खुद सेनापति हुआ करता था, और जंग बहादुर, जो गोरखा रेजिमेंट का लीडर था, इन दोनों ने मिलकर जो है अवध में या लखनऊ में जो है क्रांति का दमन किया है। और बेगम हजरत बाद में नेपाल चली जाएगी। इसी के साथ रुहेलखंड और बरेली क्षेत्र में जो है रुहिला हाफिज रहमत का पौत्र खान बहादुर खान, जो जिसको बख्त खान भी बोला जाता था, उसके नेतृत्व में क्रांति की जाती है। बहादुर शाह जफर खुद इसको सूबेदार बना देते हैं और खान बहादुर की उपाधि देते हैं। और कैम्पबेल और विंसेंट आयर के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह का दमन किया जाता है, और बाद में खान बहादुर खां या बख्त खां को फांसी की सजा दे दी जाती है। अगर फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला हुआ करते थे, उनका दूसरा नाम सिकंदर शाह भी है। तो मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की जा रही है। अवध की बेगम हजरत महल को जब शाहजहां का प्रवास था, उसके दौरान सहायता करते हैं, जिहाद की घोषणा कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, और जीबी मालेसन इनको सच्चा देशभक्त कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 50,000 का इनाम घोषित कर देती है इनके ऊपर। जनरल रेनॉल्ड के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह का दमन किया जाता है जून 1858 में। फिर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह इसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और अपन देखते हैं जगदीशपुर में देखेंगे तो जगदीशपुर आरा वेस्ट बंगाल में पड़ता है बेसिकली तो, लेकिन इनके जो जगदीशपुर के जो मेन जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह, वो पटना में जो है अपने विद्रोह कर देंगे। इसको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। 26 अप्रैल 1858 में मृत्यु हो जाती है, जबकि जगदीशपुर में क्रांति शुरू होती है 12 जून 1857 से। फिर अपन देखते हैं बहुत सारी जगह पे क्रांति हो रही है। पंजाब वाले क्षेत्र में नामदारी सिख क्रांति के समर्थक हैं। अंबाला में गुलाब सिंह जी, हरियाणा में पड़ता है अंबाला। बुलंदशहर में मोहम्मद वालिदाद, जिसको वालिद खां भी बोलते हैं, है ना, वालिद। मथुरा में जो है देवी सिंह, मेवात में सदरुद्दीन, मेरठ में कदम सिंह, बड़ौत में शाहमल द्वारा किसानों के नेतृत्व में कार्य होता है, क्रांति होती है। गोरखपुर में गजोदर सिंह,
बनारस में सिख सैनिकों के समर्थन में जो है, सिख सैनिकों ने भी जो क्रांतिकारियों का समर्थन किया है बनारस वाले क्षेत्र में। संबलपुर जो अपने उड़ीसा में पड़ता है, उसमें सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा क्रांति की जाती है। कैनिंग उस समय अपना आपातकालीन हेडक्वार्टर या राजधानी किसको बनाता है? इलाहाबाद को बनाता है। असम में कर्दपेश्वर राजा बना दिए जाते हैं और मणिराम को दीवान बना दिया जाता है। तो मणिराम दीवान ने ही वहां के रेजिडेंट को निकाल दिया था, अवध के रेजिडेंट को। मंदसौर में अपन देखते हैं कि शहजादा फिरोज आता है, उसको रंगून निर्वासन मिल जाता है। सतारा के रंगोजी बापूजी, और गोवा में दीपूजी रागा, गोलकुंडा में चिंता भूपति, हैदराबाद में सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे और मोहम्मद सैयद अलाउद्दीन, कोयम्बटूर में मुल बागल स्वामी, चिंगलपट्ट में अपने अरुणागिरी कृष्णा, मद्रास में गुलाम घोष, सुल्तान बख्श, केरल में मुल्ला सली, कौनजी सरकार, विजय कुदारत जिसको कुंजी मामा भी कहते हैं। उत्तरी प्रांत ये वाला क्षेत्र बंबई और मद्रास में क्यों अपेक्षाकृत शांत क्यों रहा था? क्योंकि अधिग्रहण और जाप्ती यहां पर कम हुई थी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अपने क्रांति में कौन कौन भाग नहीं लेते? पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, व्यापारी और किसान में अगर बढ़ोत वाला अपवाद छोड़ देना, बढ़ोत में, तो किसान भी क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। तो तीन लोगों को जो है क्रांति में भाग नहीं लेते हैं, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, व्यापारी और किसान। पत्रकार हुआ करते थे अर्नाल्ड रसेल, वो क्रांति के दौरान भारत में ही थे। एओ ह्यूम जो है इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे, वो भारतीय स्त्री की पोशाक पहनकर अपनी जान बचाते हैं। अवध के तालुकेदार बाद में अंग्रेजों के समर्थक बन जाते हैं क्योंकि इनकी जमीनें लौटा दी जाती है। अंग्रेज समर्थक राजा कौन कौन से थे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, राजपूताना पूरा, पटियाला नाभा जिंद के सिख शासक, कश्मीर महाराजा, नेपाल के राणा, बड़े सरदार और जमींदार सारे जो है अंग्रेजों के समर्थक थे। कैनिंग इसीलिए बोलता है कि इन शासकों और जमींदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, अन्यथा ये एक ही लहर में हमें बहा कर ले जाते। ये था अपना 1857 क्रांति का पूरा तरीके से प्रसार अपन ने देख लिया। अब जो है अपन 1857 की क्रांति की असफलता के कारण देखेंगे, और जो उसमें रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकें आती है आपके, है ना, तो उनको एक सारणीबद्ध तरीके से अपन उन पुस्तकों को और उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्रांति से रिलेटेड क्या क्या थे उन सब स्टेटमेंट्स को भी देख लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी चीजें अपने से बाहर नहीं रहे। तो हो सकता है 1 या 2 लेक्चर और 1857 की क्रांति आपको पढ़नी पड़े, और उस दौरान अपन लगभग सारी चीजें ये कवर कर लेंगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमें, और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।